वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तो भाई साहब, हमने एक टॉपिक पढ़ा था अभी, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, ब्रेक पे जाने से जस्ट पहले। हाँ सर, पढ़ा था। अब ये जो इनहेरेंट लिमिटेशंस थी, इसमें आखिरी में हमने 4 बातों की डिस्कशन की थी कि यहां पे ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट पकड़ना बड़ा टफ काम है। सर ये 4 बातें क्या थी? पहला, फ्रॉड। फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। अब रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट हमसे छुपा रही है, हमको कैसे पता चलेगा? वेरी लाइकली बहुत चांसेस है कि वो हमसे रह जा सकती है बात, राइट सर। एंड नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ये भी हमको नहीं पता चल पाएंगी बातें, बिकॉज हम सारे लॉज की कंप्लायंस तो चेक कर ही नहीं सकते। एंड उसके बाद नॉन कंप्लायंस में इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि गोइंग कंसर्न भी खतरे में आ जाएगा। तो एक ऑडिटर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? वाह ऑडिट वाह। तो ये कहते हैं एज अ ऑडिटर आपके पास एक हथियार है, आपके पास एक हथियार है, और वो हथियार है सावधान रहें, सतर्क रहें। क्या बात कर रहे हो सर? यानी एज अ ऑडिटर भाई तुमको चौकन्ना रहना है। कभी भी कहीं से फ्रॉड की खुशबू आ सकती है, कहीं भी किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए तुमको रिलेटेड पार्टी का पता चल सकता है। कोई एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करते वक्त, जो एंटिटी के लॉयर्स हैं उनसे बात करते वक्त हो सकता है तुमको पता चले कंपनी का कोई केस चल रहा है, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी लगी है नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन की, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो एज अ ऑडिटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे अलर्ट। एंड उसी अलर्टनेस को एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि आपने एकदम अलर्ट रहना है, आपने एकदम चौकन्ना रहना है। बचपन में आपने कई बार एकता कपूर के सीरियल देखे होंगे, बीइंग अ इंडियन हाउस होल्ड चलता ही था। ठीक है, मेरे घर में तो बहुत चलते थे, तो मैं तो काफी कुछ सीखा है उनसे। तो अगर एक ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सीखना है ना, दैट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज टॉट बाय द एकता कपूर के सीरियल। वहां पे एक बीवी होती है जो शकी बीवी होती है, एक हस्बैंड होता है जो रात को घर को लेट आता है। क्या आपको वो कहानी पता है? मैं आ जाओ, आपको एक बढ़िया वाली कहानी बताता हूँ, बड़ा मजा आएगा, बस 2 मिनट वो बात सुनना। यू विल अंडरस्टैंड द एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो ये कहानी है कुमकुम की। कुमकुम लड़की है, औरत है, वाइफ है, ठीक है, और हस्बैंड है जिसका नाम है, हस्बैंड का नाम क्या लें? अनुराग है। सो देर इज अ कुमकुम, देर इज अ अनुराग। अब ये जो अनुराग है, ये रात को लेट आता है घर पे, ठीक है। अब पूरी फील समझना, देर रात हो रही है, कुमकुम चल रही है, टॉय 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 टॉय, वो ऐसे होता है ना, वो चलते जाते हैं एकदम ऐसे दांत पीस के, और उसके बाद मतलब एकदम टेंशन में चल रही कि मेरे पति कहाँ रह गए, कब आएंगे, ओहो हो, वैसी फील के साथ कुमकुम चल रही है। अब रात, घनी रात है, बादल गरज रहे हैं, इवन बिल्ली के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं, म्याऊं, म्याऊं। उधर से डॉग्स की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, आऊ, आऊ। तो पूरा वो घंघोर माहौल बना हुआ है। तभी घंटी बजती है, टिंग टोंग, एंड बंदा आ जाता है। अब बंदे के साथ क्या है ना, वो तो काफी देर से वेट कर रही थी, अब वो गुस्से में भी है कि क्यों इतनी लेट आए। तो बंदा कहता है यार मैं कहीं ना फंस गया था, दोस्तों के साथ था, नाउ आई एम बैक। तो वो पानी लेने जा ही रही होती है, तभी उसको दिखता है कि ये जो बंदे ने व्हाइट शर्ट पहनी है ना, यहां पे लाल लाल कोई दाग है। वो पानी का गिलास वहीं छोड़ती है, फेंकती है, जो भी उसका करती है, और वो बंदे से सवाल पूछती है लाल दाग किस चीज का है? ठीक है, कुछ नहीं, आओ देखा ना ताओ, ये लाल दाग किस चीज का है? बंदे की बैंड बज गई है। वो कह रहा है इसको कैसे बताओ ये किस चीज का दाग है? तो वो कहता है कि काफी लेट हो गए थे, भूख लग रही थी, तो मैकडोनल्ड गए। अब जब मैकडोनल्ड गए तो वहां पे सैशे मिला, जैसे ही सैशे खोला, उसमें से केचप आके थोड़ी सी यहां लग गई, तो लाल दाग आ गया। तो उस वजह से हो गया ये, मैं अब इसमें क्या ही बोलूं। तो कहती अच्छा, इस चीज की वजह से है। तो बंदा किसी तरह से जान छुड़ा के अपना नहाने के लिए जाता है। अब जब नहाने जाएगा तो शर्ट उतार के जाएगा। तो जैसे ही वो शर्ट उतार के गया, क्या वाइफ उस चीज पे बिलीव करेगी? द आंसर इज नो। उसने शर्ट उठाई और शर्ट को सूंघा, ये तो खुशबू सॉस की नहीं है, ये किस चीज की खुशबू है? दैट इज द सस्पेंस। ठीक है, वो किस चीज की खुशबू थी मुझे भी नहीं पता, बट ये पूरी प्रक्रिया इज नथिंग बट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तुमको विश्वास नहीं होगा, मैं जानता हूं, देखो बुक में यही लिखा है, 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 इट इज एन एटीट्यूड। सर एटीट्यूड क्या?
वाइफ अलर्ट थी, वो जब अलर्ट थी तभी उसको शर्ट पे दाग दिखा। अलर्ट टू द कंडीशन दैट में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। जब अलर्ट थी उसने हस्बैंड से सवाल पूछा ये दाग किस चीज का है, दैट इज योर क्वेश्चनिंग माइंड। जब हस्बैंड गया तो शर्ट के साथ क्या किया, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। सो आई होप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की पूरी डेफिनेशन आपके माइंड में बैठ गई। इट इज अ क्वेश्चनिंग माइंड जिसमें आपने अलर्ट रहना है टू द सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग एरर और फ्रॉड, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। जल्दी से बताओ क्या पूरी की पूरी डेफिनेशन क्लियर है आप सबको? इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्लियर? अब मुझे पूरा विश्वास है तुम कभी नहीं भूलोगे, बिकॉज यू नो द फ्लो ऑफ इवेंट्स, सो यू विल नेवर फॉरगेट इट। गौचा 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 गौचा, बताइए क्लियर? चले भाई चले चले, कुमकुम और अनुराग को सर कभी नहीं बोलेंगे, शाबाश। अब आ जाओ मेरे साथ। सर हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में किन चीजों को लेके अलर्ट रहने की जरूरत है? जस्ट गो विद द फ्लो। आपको अलर्ट तब रहना है जब एक एविडेंस दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टिंग है। सर इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक बैलेंस चेक कर रहा था कंपनी का, ठीक है, बैंक बैलेंस आता है बैलेंस शीट में। अब ये जो बैंक बैलेंस है ये दो चीजों से मैंने चेक किया, एक तो एंटिटी ने मुझे बैंक स्टेटमेंट दी, दूसरी मैंने बैंक से कंफर्मेशन ली ऐसे 505 के अंदर में। अब अगर ये स्टेटमेंट और कंफर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी, तो क्या ये दिक्कत की बात है? हाँ। क्या मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए? हाँ। क्यों सर? क्योंकि हो सकता है एंटिटी ने बैंक स्टेटमेंट में झोल किया हो सकता है एंटिटी ने बैंक स्टेटमेंट में झोल किया हो। सो व्हेन वन एविडेंस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द अदर यू हैव टू बी अलर्ट। अब अगर एक एविडेंस दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या आपको यह नहीं लग रहा कि स्टेटमेंट अनरिलायबल है? दिस स्टेटमेंट इज अनरिलायबल। हाँ सर, पूरी फील आ रही है दिस स्टेटमेंट इज अनरिलायबल। सो द सेकेंड पॉइंट विच रिलेट्स टू द फर्स्ट पॉइंट ओनली, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन the reliability of the documents and responses to the inquiries to be used as audit evidence। अब जब आपको क्वेश्चन हो रहा है किस चीज को लेके, डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी पे, दिल पे हाथ रख के बताना किसकी खुशबू आ रही है? दिल पे हाथ रख के बताना किसकी खुशबू आ रही है? सर हमको खुशबू आ रही है फ्रॉड की, हमको फ्रॉड की जोर से खुशबू आ रही है। तो अगला पॉइंट भी यही है, कंडीशंस दैट इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड। अब अगर फ्रॉड की खुशबू आ रही है यानी यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होंगी, गलतियों के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आप एज अ ऑडिटर एक बात बताओ, आपका काम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर हमारा काम बढ़ जाएगा। यानी नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन to those which are required by SAs। क्या कमाल बात है। पहले एक बात बताओ, अलर्ट कब रहेंगे? जब बैंक कंफर्मेशन और बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं करेंगे, वन डॉक्यूमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग अदर। जब दो डॉक्यूमेंट कॉन्ट्राडिक्टिंग है यानी बैंक स्टेटमेंट अनरिलायबल है, ब्रिंगिंग इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। गॉट द पॉइंट? यस सर। किसकी खुशबू आई? फ्रॉड की। तो इस चक्कर में आपका काम बढ़ जाएगा, एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। क्लियर है चारों पॉइंट्स? जल्दी से बताओ, आर दीज 4 पॉइंट्स क्लियर? यस सर, हमको ये चारों बातें समझ आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट ये है, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? ये जो आप एडिशनल प्रोसीजर्स कर रहे हो इससे आपको क्या मिलेगा? ये आपकी रिस्क रिड्यूस कर देगा। इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। सर क्या बात कर रहे हो? ये आपके हार्ट अटैक की, एज अ ऑडिटर आपको हार्ट अटैक आता ना अगर आप गलत ओपिनियन देते, इसकी जो रिस्क है इस रिस्क को रिड्यूस कर देगा। सर ये क्या रिस्क है? ध्यान से समझा रहा हूं, समझना। सबसे पहले ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एंटिटी ने अपना एक वेयरहाउस रेंट पे दे रखा है जहां पे वो 0 रेंट चार्ज कर रही है, ठीक है।
अपना वेयरहाउस रेंट पे दे रखा है जहां पे वो 0 रेंट चार्ज कर रही है, तो एक बात बताओ, ये जो पार्टी है ये कौन सी होगी, रिलेटेड पार्टी या अनरिलेटेड पार्टी? सर ये तो पक्का पक्का रिलेटेड पार्टी होगी। तो क्या मैंने तुमको बताया रिलेटेड पार्टी है? नहीं सर। क्या तुमको सपना आया कि ये रिलेटेड पार्टी है? नहीं सर। आप अलर्ट थे, आप अलर्ट थे जब आपको ये ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला कि वेयरहाउस दिया है रेंट पे जिसमें 0 रेंट है, तो आप खुद बोल पड़े कि सर ये तो रिलेटेड पार्टी होगी तभी इसको इस तरह से दिया जा रहा है। तो क्या ये अनयूजुअल सर्कमस्टेंस है? हाँ। कौन देता है भाई फ्री में? आजकल फ्री में क्या होता है? कुछ नहीं होता। सो ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंस, इससे आप बच जाओगे। वेरी गुड। ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग द कंक्लूजंस फ्रॉम द ऑडिट ऑब्जर्वेशन। एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं सिर्फ बैंक स्टेटमेंट लेता तो मैं उसी पे भरोसा कर लेता, बट जब मैंने बैंक स्टेटमेंट और कंफर्मेशन को दोनों को साथ रख के देखा, तो मैंने वो जनरलाइज्ड काम नहीं किया कि भाई बैंक स्टेटमेंट ठीक है तो ये बैलेंस ठीक है। नहीं, मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट किया, मैंने जनरलाइज नहीं किया। क्योंकि मैंने जनरलाइज नहीं किया तो मैं उस रिस्क से बच गया। एंड लास्ट पॉइंट इज यूजिंग इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस इन डिटरमाइनिंग द आंटी। सर आंटी का क्या मतलब है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। लॉजिकली बताना, लॉजिकली बताना, अगर आपको फ्रॉड की खुशबू आ रही थी तो आपने क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बढ़ा दिया? हां। अकॉर्डिंगली जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ी, क्या अब आपकी टेस्टिंग बढ़ जाएगी? हां सर, हमारी टेस्टिंग बढ़ जाएगी। तो अगर आपको फ्रॉड की खुशबू नहीं आती तो आप टेस्टिंग गलत करते, इनएप्रोप्रिएट काम करते। तो जो आपकी इनएप्रोप्रिएटनेस थी उसको भी आपने बचा लिया, आपने उसकी रिस्क रिड्यूस कर दी। रिस्क ऑफ यूजिंग इनएप्रोप्रिएट assumptions in deciding the nature, timing and extent of procedures and evaluating the results thereof। सर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स में आपने कहा था हार्ट अटैक की रिस्क रिड्यूस हो गई। इसका क्या मतलब है? जब हार्ट अटैक आता है ना तो पता है एक ही आवाज निकलती है। सर उसका क्या नाम होता है? मैंने कहा उई। कैसी आवाज निकलती है? बड़ी दबी आवाज निकलती है क्योंकि बैंड बजी होती है ना, उई। फिर से बोलो मेरे साथ। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से किसकी रिस्क रिड्यूस होती है? उई। सर उई का क्या मतलब है? ओ फॉर ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, यानी वो जो रिलेटेड पार्टी वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया। ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग द कंक्लूजन, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में भरोसा नहीं करना, कंफर्मेशन भी देख लेना। एंड लास्ट पॉइंट वाज inappropriate assumptions while deciding the anti of procedures and evaluating the results thereof। सर ऐसा करो, आप हमको ना 2 मिनट दे दो, आप हमको 2 मिनट दे दो, हम आपको पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करके, रिकॉल करके फटाफट चैट बॉक्स में लिखते हैं डन डना डन डन। So time starts now. I am giving you 2 minutes. Quickly go through this topic and type in the chat box done 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 done। देखते हैं कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है। शुरू हो जाओ गुरु, शुरू हो जाओ। पहले एकता कपूर, फिर उसके बाद तुम्हारे सारे पॉइंट्स रिलेटेड हैं, देन यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म डन। चलो देखते हैं कौन फर्स्ट आता है।
लास्ट 30 सेकेंड्स। वेरी गुड पीयूष, बहुत बढ़िया दोस्त। लास्ट 10 सेकेंड्स। शाबाश शाबाश शाबाश, धूम मचा दी सबने। और मैं क्या टाऊ टाऊ, और मैनू टाऊ टाऊ, डन डना डन डन, डन डना डन डन, हो गया सर, हो गया। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसी से रिलेटेड एक और नाम है टॉपिक का, जिसका नाम है प्रोफेशनल जजमेंट। सर प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो मैं ऑडिट में ना कई जगह ये वर्ड यूज करूंगा, पीजे। सर पीजे क्या होता है? पुअर जोक नहीं, पुअर जोक नहीं होता, प्रोफेशनल जजमेंट होता है। हर जगह ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा। भले ही उसको मटीरियलिटी निकालनी है, प्रोफेशनल जजमेंट। भले ही उसको डिसाइड करना है कितने सैंपल लेने हैं, प्रोफेशनल जजमेंट। ये स्टेटमेंट मटीरियल है कि नहीं, प्रोफेशनल जजमेंट। कौन सा ओपिनियन देना है, प्रोफेशनल जजमेंट। विड्रॉ करना है, डिस्क्लेमर करना है, प्रोफेशनल। अरे हर चीज में प्रोफेशनल जजमेंट है। तो अब ये प्रोफेशनल जजमेंट आती कैसे है, क्या करना है प्रोफेशनल जजमेंट के लिए, तो ध्यान से समझना। दिस इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन किस चीज की, पूछो मेरे से। एप्लीकेशन किस चीज की? जो आपने ना नॉलेज इकट्ठी करी, किसमें? फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में, सीए फाइनल में, जितनी नॉलेज इकट्ठी करी है सारी नॉलेज को यूज करेंगे। दूसरी चीज, जो आपने आर्टिकलशिप करी उसको ट्रेनिंग बोल देते हैं। एंड तीसरी चीज, ये सब करते वक्त जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया वर्किंग ऑन डिफरेंट क्लाइंट्स। तो 3 चीजें आपने ली हैं, नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। लॉजिकल? यस सर। इन सबको जब आप अप्लाई करते हो इन द डिसीजन मेकिंग ऑन ऑडिटिंग, इन मेकिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। सर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस किस कंटेक्स्ट में? ड्यूरिंग ऑडिट। ये कहता है जब आप इसको यूज करते हो इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन एप्रोप्रिएट इन द ऑडिट एंगेजमेंट, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। अब ये जो नॉलेज है, ये सारी नॉलेज यूज करनी है या सिर्फ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग वाली? ये कहता है सिर्फ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग वाली। इन द कंटेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड। ये आपका पूरा का पूरा प्रोफेशनल जजमेंट की डेफिनेशन हो गई। अगेन मेरे साथ साथ दिलो, लॉजिकली चलेंगे फ्लो में। इट इज एन एप्लीकेशन किन चीजों की? जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो, जो आपने ट्रेनिंग ली, आर्टिकलशिप की, एंड इस सब के बीच जो एक्सपीरियंस यूज किया। कौन सी वाली नॉलेज यूज करनी है? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और एथिक्स। एथिक्स में आपको प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाऊंगा जस्ट इसकी अगली क्लास से, वो आप यूज करोगे। सो अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, एथिक्स हो गया। इन सबको जो आप यूज करते हो किस चीज के लिए? इन मेकिंग द डिसीजंस ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ऑडिट एंगेजमेंट क्या होती है? क्या आपको वो पहिया याद है? सर कौन सा पहिया? समय का पहिया चलता है, वो वाले पहिए की बात नहीं कर रहा, ऑडिट का पहिया। सर ऑडिट का पहिया मतलब हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, फिर एविडेंस मिलता है ना, प्रोसीजर परफॉर्म करके तभी तो एविडेंस मिलेगा। हाँ, उस एविडेंस पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन पे ओपिनियन बनाते हैं। पहिया क्लियर है? हाँ सर। तो उस पूरे पहिए में आपने प्रोफेशनल जजमेंट लगाते चलनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है, प्रोफेशनल जजमेंट इज नेसेसरी इन पर्टिकुलर रिगार्डिंग द डिसीजंस अबाउट मटीरियलिटी, कि कौन सी अमाउंट मटीरियल है कौन सी नहीं, ये प्रोफेशनल जजमेंट है। ऑडिट रिस्क, based on the audit risk you decide the nature, timing and extent of audit procedure। प्रोसीजर करके इवेलुएट करना है कि एविडेंस जो मिला वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है कि नहीं। उस एविडेंस पे आपने क्या ड्रॉ किया? कंक्लूजन ड्रॉ किया। ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑब्टेन्ड, ये सारी चीज में आपका क्या लगता है? प्रोफेशनल जजमेंट। सर एक पॉइंट और बता दो, तो मैंने कहा लास्ट पॉइंट तुमको याद नहीं रहेगा, तो इतनी सी बात याद रखना, जहां मैनेजमेंट की जजमेंट वहां हमारी जजमेंट, यानी इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट इन अप्लाइंग द एंटिटीज एप्लीकेबल एफआरएफ। सो दीज आर द 4-5 एरियाज जहां पे आपकी प्रोफेशनल जजमेंट लगती है।
तो सबसे पहले आप मटीरियलिटी निकालोगे और ऑडिट रिस्क देखोगे। रिस्क के बेसिस पे यू डिसाइड द आंटी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। प्रोसीजर करके क्या मिला, जल्दी से बोलो, प्रोसीजर करके क्या मिला, एविडेंस। सो इवेल्युएटिंग कि क्या आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला है या नहीं, उसके लिए भी प्रोफेशनल जजमेंट लगती है। एविडेंस से आपने क्या ड्रॉ किया, कंक्लूजन, उसमें भी प्रोफेशनल जजमेंट लगती है। एंड लास्ट पॉइंट, जहां मैनेजमेंट की जजमेंट वहां हमारी प्रोफेशनल जजमेंट। 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, जल्दी से सारे पॉइंट सभी के अभी रिकॉल करके बताओ, इसी से कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपका टीचर आपको सवाल देता है, आप उसको करते हो, उससे कॉन्फिडेंस आता है। एसएफएम में आपका टीचर आपको सवाल देता है, उसको करते हो, कॉन्फिडेंस आता है। यहां पे आपका टीचर आपको 1 या 2 मिनट देता है, जब आप उसको खुद रिकॉर्ड करते हो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो ये चीज आपको करते चलनी है, ठीक है। देखते हैं कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है। क्विकली गेट इट डन विद इट। बस ये जगह घेर रही है चीजें और कुछ नहीं है, एकदम आसान मामला है, आराम का मामला है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट 30 सेकेंड्स। चले सर, बढ़े आगे। डन डनाडन डन। अब पानी के 2 घूंट लगा लो, क्योंकि अगले 10 मिनट मैं तुम्हारे लेने वाला हूं। अगले 10 मिनट मैं तुम्हारे लेने वाला हूं, उसमें तुमको मैं मस्त वाला कॉन्सेप्ट अब पढ़ाने वाला हूं, दैट इज योर ऑडिट रिस्क। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। नथिंग टू बी डन। तुम्हारा टाइम आ गया रिलैक्स करने वाला। मैंने तुम्हारे अभी करवाई ना मेहनत, अब तुम रिलैक्स करोगे। अब तुम बस मुझे सुनोगे, तुमको मजा आएगा, तुम सीखोगे और तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। एज सिंपल एज इट कैन गेट। नाउ इज योर पार्टी टाइम। सुनते जाना, you'll enjoy. There is an entity जिसका नाम है भागम भाग लिमिटेड। ठीक है सर, इस एंटिटी की जो नेचर है ना, नेचर ऑफ ऑपरेशंस, किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनते जाओ, देखते जाओ। पॉपकॉर्न है तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, ठीक है, बट तुमको अटेंशन बनाए रखना है। नेचर ऑफ द ऑपरेशंस इस तरह से हैं कि जो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, ठीक है, उसमें अगर इसने 100 आइटम्स डाले हैं, उन 100 में से 40 आइटम में क्या होगी सर, 40 आइटम में ना मटीरियल मिसस्टेटमेंट होगी। 40 आइटम्स विल बी मटीरियली मिसस्टेटेड, यानी 100 में से 40 आइटम में मटीरियल मिसस्टेटमेंट होगी। ये रिस्क किस वजह से है, इसके नेचर ऑफ ऑपरेशंस की वजह से, यानी जिस तरह की ये एंटिटी है उस वजह से ये ऐसा होना ही है। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, दिस इज फिक्स्ड इन नेचर। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो सर इस रिस्क को क्या नाम देते हैं, इस रिस्क को क्या नाम देते हैं, तो मैंने कहा इस रिस्क को हम नाम देते हैं इनहेरेंट रिस्क। सर इनहेरेंट रिस्क का क्या मतलब है, दिस इज इनहेरेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका बनावट ही ऐसा है, इस एंटिटी की वो कह सकते हो स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि 40 मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो होंगी ही अगर 100 आइटम है। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब जिंदगी में ना एक बात समझना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हालातों की वजह से होती है, बट उनको इंप्रूव करने के लिए ना आप हमेशा एक्शन ले सकते हो। तो अब जब इस एंटिटी को पता है कि भाई इसका अकाउंटेंट ऐसा है या इसके ऑपरेशंस ऐसे हैं कि 100 में से 40 मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी, तो ये एंटिटी क्या करती है ना, इट विल ट्राई
कि ये जो 40 मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना, ये इस चीज को टैकल कर सके, ये इसको कहीं ना कहीं कम कर सके। तो सर इसको कम करने के लिए कैसे, क्या करेगा एंटिटी? इस पे एंटिटी एक्शन लेती है, इसके अराउंड एंटिटी प्रोसेसेस बनाती है। ओ, इन्हीं प्रोसेसेस को हम प्यार से क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स। समझ गए सर? अब ये जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ये भी आप हर चीज के लिए तो नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपको किसी के लिए कोई प्रोसेस सेट करना है तो प्रोसेस तो वैसे ही थोड़ी हो जाता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है, लोग लाने पड़ते हैं, उनकी भी अपनी कॉस्ट होती है, प्लस जो लोग हैं वो भी दूध से धुले नहीं है। तो ये जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ये आपका काम सेट तो कर देंगे, बट कुछ ना कुछ दिक्कतें तो तब भी रह जाएंगी। तो मान लो जब आपने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए, तो जो 40 गलतियां थी, 40 मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स थी, उनमें से आपने कितनी ठीक कर दी? उसमें आपने 30 ठीक कर दी। उसमें से आप मान लो आपने 30 ठीक कर दी, तो अभी कितनी रह गई? सर अभी सिर्फ 10 रह गई हैं। सर ये 10 क्यों रह गई हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप कितने ही प्रोसेसेस लगा दो, कितनी ही टेक्नोलॉजी ले आओ, कितने ही लोग ले आओ, कुछ ना कुछ कमी तो प्रोसेसेस में भी रहेगी। सर ऐसा क्यों? अरे सिंपल है ना यार, देखो पहली बात तो हर चीज के लिए कंट्रोल नहीं लगा सकते, उसका पैसा लगता है। सो यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। समझ गए सर? प्लस जो लोग हैं वो भी दूध के धुले नहीं है। सपोज एग्जांपल के तौर पे मेरा इंटरनल कंट्रोल है कि मुझे ना अनऑथोराइज्ड परचेजेस को रोकने के लिए, अनऑथोराइज्ड परचेजेस मतलब गलत परचेजेस हो रही हैं, उनको रोकने के लिए जो भी परचेज होंगी ना, वो सीनियर मैनेजर ऑथोराइज करेगा। बट अब एक बात बताओ, अगर सीनियर मैनेजर और सेलर ये दोनों मिल जाए विद द जूनियर, तो जूनियर, सीनियर मैनेजर और सेलर ये तीनों अगर मिल जाए तो क्या कंट्रोल की बैंड बजा देंगे? हाँ, कंट्रोल की बैंड बजा देंगे। तभी मैंने कहा कंट्रोल ने 30 तो चीजें ठीक कर ही दी हैं, बट अभी भी 10 दिक्कतें बाकी हैं। तो सारे बच्चे जल्दी से बताओ, जो इनहेरेंट रिस्क थी वो तो 40% थी, जो आपकी कंट्रोल रिस्क है वो कितनी है? सर कंट्रोल रिस्क है 40 में से 10 गलतियां अभी भी रह गई हैं, 10 मटेरियल मिसस्टेटमेंट अभी भी रह गई हैं। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं, सो इट इज ओनली 25%, यानी 75% मामला ठीक हो चुका है। 75% मामला ठीक हो चुका है। अब ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब ऑडिटर आएगा, ये कौन है? ऑडिटर। अब जब ऑडिटर आएगा तो इसके लिए व्हाट इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी व्हाट आर द परसेंटेज चांसेस कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनमें आज भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल थे 100 आइटम, अब हमारे पास केवल 10 दिक्कतें बची हैं। सो द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल बी 10%। मैंने कहा वेरी गुड, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो कि 100 आइटम थे, उन 100 आइटम में क्योंकि हमने अब कंट्रोल्स वगैरह लगा लिए, अब केवल 10 मिसस्टेटमेंट, 10 मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह गई हैं। इसको आप एक तरीके और से बोल सकते हो, और आप ये भी तो कह सकते हो कि सर पहले जो हमारी इनहेरेंट रिस्क थी दैट वाज 40%। यस सर, अब वो जो 40% है, अब वो जो 40% है उसमें केवल 25% दिक्कत बची है। वेरी गुड, उसमें केवल कंट्रोल रिस्क जो है वो अब सिर्फ 25% बची है। तो 40 का 25% करें तो कितना आ जाएगा? सर 40 का 25% करें तो भी 10% ही आ जाएगा। तो ऑडिटर को किससे फर्क पड़ता है? इनहेरेंट रिस्क से, कंट्रोल रिस्क से, या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से? सर ऑडिटर को सिर्फ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। ये बात आपको समझनी है। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताइए, क्या यहां तक की पूरी डिस्कशन क्लियर है? फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाऊंगा। पूरा इंटर का रिवीजन चल रहा है अभी बस, और कुछ भी मैंने नया नहीं पढ़ाया। जल्दी से बताओ यहां तक क्या सारी बातें क्लियर है? पीयूष ने तो 10% लिख भी दिया। वेरी गुड पीयूष, फटाफट बताइए, इज एवरीथिंग टिल हियर क्लियर? 40% था, 75% ठीक हो गया, अब उसका केवल 25% बचा। ऑलराइट, क्या बात है यार, कितने अच्छे बच्चे मिल गए मुझे इस बार। सबसे लकी टीचर कौन? शुभम केसवानी सर, और कौन? चलो सर, ऑलराइट, अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेज पे।
हमारा काम क्या था, ऑडिट रिस्क को देखना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करेंगे। मैंने आपको एक बात बोली थी कि हमको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, वी वांट टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। ये लाइन आपने सुनी हुई भी और आपको पता भी है कि हमको एक्सेप्टेबली लो लेवल तक इसको लेके जाना है। बट अब क्या करेंगे ना, अब हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, ठीक है सर। जब मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स करें तो अभी मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है, 10 है, 10 मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। जल्दी से बताओ, क्या ऑडिटर 10 की 10 पकड़ लेगा? नहीं सर, बनी कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, बनी कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। कहां बोली थी मैंने ये लाइन? सर आपने ये लाइन तब बोली थी जब हम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने 2 पॉइंट्स में ऑडिटर की साइड ली थी, उसके बाद ऑडिटर को धमकाया था। 2 पॉइंट्स में साइड क्या ली थी? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग देयर इज अ अनअवॉइडेबल रिस्क, देयर इज अ अनअवॉइडेबल रिस्क कि even though audit is performed as per the standards on auditing, some material misstatement may remain. So after audit, if any material misstatement is found, subsequently if any material misstatement is found, that does not mean कि audit ऐसे इसके हिसाब से नहीं हुआ। So inherent limitations की वजह से कुछ ना कुछ material misstatement इस बेचारे से भी छूट जाएगी। तो मान लो 10 में से 2 material misstatement इससे छूट गई, 8 इसने भी पकड़ ली, 8 इसने भी पकड़ ली, 2 छूट गई। तो ये जो 2/10 है सर, इसको क्या नाम दें? इसको हम नाम देते हैं डिटेक्शन रिस्क। इसको हम क्या नाम दें? इसका नाम हो जाता है डिटेक्शन रिस्क। सर डिटेक्शन रिस्क का मतलब है व्हेन द ऑडिटर परफॉर्म्स हिज प्रोसीजर्स, व्हाट इज द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, व्हाट इज द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्या ये बात समझ आई? हां सर। तो सर ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क क्या है? मैंने कहा ऑडिट रिस्क इज वेरी सिंपल। आपके टोटल आइटम कितने थे? 100। उन 100 में से कितनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह गई? मैंने कहा 2। सो द ऑडिट रिस्क इज ओनली 2%। या मैं इसको एक और तरीके से बोलूं? हां सर बोलो। ऑडिटर के आने से पहले क्या चांसेस थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो? सर ऑडिटर के जस्ट आने से पहले 10% चांस थे। मैंने कहा वेरी गुड। उस 10% में से ऑडिटर कितना डिटेक्ट नहीं कर पाया? उस 10% में से ऑडिटर कितना डिटेक्ट नहीं कर पाया? 20%। 80% तो उसने डिटेक्ट कर ली, 20% वो डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो मैंने कहा 10% में से 20% वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो क्या ये भी 2% होता है? हां सर ये भी 2% होता है। समझ गए? सो दैट्स व्हाई वी आल्सो से इट इज नथिंग बट देयर वाज सम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और उसमें से ऑडिटर कितना डिटेक्ट नहीं कर पाए। क्लैरिटी आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई एम श्योर आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, बट हियर आई एम 99.99% श्योर ऐसा नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, क्या पूरी की पूरी क्लैरिटी आ गई? इनहेरेंट रिस्क क्या होती है, कंट्रोल रिस्क क्या होती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है, और ऑडिट रिस्क क्या होती है, डिटेक्शन रिस्क क्या होती है? क्या सारी की सारी रिस्क दिमाग में गई? जल्दी से बताओ, मजा आया या नहीं आया? आज समझ आया, आज समझ आया सर, आज समझ आया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। लाजवाब। एक बार सर और रिवाइज करा दोगे ना तो एकदम मजा ही आ जाएगा। मैंने कहा तुम बोलो मैं जान दे दूं, तुम क्या बार बार रिवीजन बोलते हो। भागम भाग लिमिटेड, हम इंटर में ना भागम भाग ही तो कर रहे थे, भाग भाग के फाइनल में आ गए, तो मैंने कहा फाइनल में मैं तुमको संभाल लूंगा। यहां पे एंटिटी के नेचर ऑफ ऑपरेशंस इस तरह से है कि इनहेरेंट रिस्क विल बी 100 में से 40 मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे आप सिंपल सी बात, सारी की सारी बात आप समझ लो, 40% इनहेरेंट रिस्क है। अब अगर कोई इनहेरेंट रिस्क है तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे या कंट्रोल्स लगाएं? सर कंट्रोल्स लगाओ। जब हमने कंट्रोल्स लगाए तो 40 में से 30 मटेरियल मिसस्टेटमेंट ठीक कर दी।
अभी भी कितनी रह गई, मैंने कहा 10 रह गई, तो कंट्रोल रिस्क क्या हो गई, मैंने कहा 25%। ये 25% को हमने नाम दिया क्या, कंट्रोल रिस्क। गॉट इट सर। अब ऑडिटर के आने से पहले, ऑडिटर के आने से पहले क्या चांसेस हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी। सर 100 आइटम थे, उसमें से सिर्फ 10 मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह गई हैं, यानी 10%। दूसरा तरीका ये कहते हैं इनहेरेंट रिस्क 40% थी, 75% ठीक हो गई, 25% रह गई, तो ये भी 10%। ऑब्वियसली बात है, मैच करेगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम अपनी ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, तो हमने डिटेक्शन स्टार्ट करी। अब डिटेक्शन में भी कोई रिस्क आएगी, हाँ, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग है, तो कुछ ना कुछ तो बनी रह ही जाएगा। तो 10 में से भी ना हमने 8 तो ठीक कर दी, 2 रह गई। सो व्हाट इज द डिटेक्शन रिस्क, 20%। अब ओवरऑल ऑडिट रिस्क बताओ। सर ओवरऑल ऑडिट रिस्क का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो चुका और अभी भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यानी 100 में से अभी भी 2 मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह गई, यानी 2%। या दूसरा तरीका आप ये बोल सकते हो, ऑडिटर के आने से पहले 10% थी, 10% में से उसने 80% तो ठीक कर दी, कितनी रह गई, 20%। सो 10% का 20% किया तो ये भी हो गया 2%। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, फटाफट 2 मिनट लेके पूरा का पूरा ना आप ये नोट डाउन कर लो। दिस विल गिव यू अ क्लैरिटी फॉर अ लॉन्गर टर्म। क्विकली टेक 2 मिनट्स एंड नोट इट डाउन। चल लीजिए सारे बच्चे एकदम फटाफट तरीके से। Come on everyone, be fast. कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क सब ऑडिटर निकाल रहा है, कोई मैनेजमेंट ये सब रिस्क नहीं निकालती। डन विद दिस पार्ट। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डन डनाडन डन, बढ़े आगे। क्विकली गिव मी अ थम्स अप, फिर हम बढ़ते हैं आगे, वरना तो तुम यही लिखते रहोगे। मजा आता है ना ऐसे लिखने में, हाँ हाँ हाँ, ओए होए होए होए, फील आ जाती है बढ़िया एकदम। चले बढ़े आगे, चलो रही है। धूम ताड़ा 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 धूम ताला घेरा घेरा। मैं गंदे गंदे गाने गाऊंगा, जल्दी से अंदर बताओ। ओ हुजूर तेरा 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 सुरूर, तेरी यादें तन्हा रातें टाना टाने।
तेरा 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 सुरूर। अच्छा, ऑडिट रिस्क क्या है कि हमारा ऑडिट गलत हो गया, यानी ओपिनियन गलत हो गया, यानी एक्सप्रेसिंग इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। इट इज अ फंक्शन। सर फंक्शन मतलब फंक्शन आपके फैमिली फंक्शन की बात नहीं कर रहे, फंक्शन मतलब इट इज अ प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट किसका? ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द डिटेक्शन रिस्क, जो मैंने आपको अभी कैलकुलेशन में दिखाया। अब आपको ना थ्योरी बहुत आसान लगेगी जब मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। यही बात मैंने आपको हिंदी में बताई। ऑडिटर के आने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसमें दो कंपोनेंट आते हैं, दो कंपोनेंट एट द अजर्शन लेवल। अच्छा, अजर्शन लेवल का मतलब होता है आपके जो बैलेंस शीट है और जो पीएनएल है और जो नोट्स टू अकाउंट्स है उनमें ये दिक्कतें हैं। सर अजर्शन लेवल मतलब, इसको मैं प्यार से बोलता हूं ABCD। सर व्हाट डू यू मीन बाय ABCD? दैट इज योर अकाउंट बैलेंस, यानी हम बोल सकते हैं बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, सर ये क्या है? ये आपके पीएनएल वाले आइटम्स हैं। एंड आता है D फॉर डिस्क्लोजर। सर ये जो डिस्क्लोजर्स हैं ये क्या है? ये आपके नोट्स टू अकाउंट्स हैं। तो अगर मेरे किसी बैलेंस शीट आइटम के मेरे को चेकिंग करनी है तो वो बैलेंस शीट आइटम में मुझे देखना पड़ेगा व्हाट इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या चांसेस है कि डेटर्स में दिक्कत होगी, क्या चांसेस हैं कि मेरे रेवेन्यू में दिक्कत होगी, पीएनएल में। तो ये आपने इस तरीके से ध्यान में रख के चलना है। तो अकाउंट बैलेंस, बैलेंस शीट आइटम्स, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, पीएनएल आइटम्स, डिस्क्लोजर, नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये कहता है आपको अजर्शन लेवल पे, यानी हर बैलेंस शीट आइटम के लिए, हर पीएनएल आइटम के लिए रिस्क देखनी पड़ेगी कि क्या रिस्क है कि इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। सो इनहेरेंट रिस्क इज नथिंग, मैंने परसेंटेज टर्म्स में निकाली थी ना, तो आप इसको कह सकते हो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जगह यहां पे देव राइट सक्सेप्टेबिलिटी। व्हाट आर द चांसेस कि एक एबीसीडी में, एक एबीसीडी यानी किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम में, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम है इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बिफोर कंसीडरिंग द इंटरनल कंट्रोल। अभी हमने कंट्रोल्स कंसीडर किए थे क्या? क्या इनहेरेंट रिस्क के टाइम पे, बाबू इधर देखो, क्या हमने इनहेरेंट रिस्क के टाइम पे कंट्रोल्स कंसीडर किए? नहीं। सो बिफोर कंसीडरिंग द कंट्रोल व्हाट आर द चांसेस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? तो सक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन अजर्शन, अजर्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंप्लीटनेस को लेके मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, एग्जिस्टेंस को लेके मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो देयर आर वेराइटी ऑफ अजर्शन जो कि हम अगेन डिटेल में डिस्कस करेंगे इन ऐसे 315। ठीक है सर। तो सक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन अजर्शन यानी प्रोबेबिलिटी कि एक एबीसीडी में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। नाउ दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैन बी अ इंडिविजुअल और अ कलेक्टिव बिफोर कंसीडरिंग एनी रिलेटेड कंट्रोल। अच्छा, कंट्रोल रिस्क क्या थी? कंट्रोल रिस्क है कि जो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स है जिनका काम क्या था, या तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट करें कि होने ही ना दें, अगर हो गई तो उसको डिटेक्ट करें, और डिटेक्ट करने के बाद उसको क्या करना चाहिए? करेक्ट करना चाहिए। तो जो इंटरनल कंट्रोल का काम है ना, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन, वो नहीं करेगा। यानी इट इज अ रिस्क, सेम लाइन लिखेंगे, दैट अ मिसस्टेटमेंट कुड अकर इन एन असर्शन अबाउट एन एबीसीडी। सिंपल सी बात है, किसी बैलेंस शीट पीएनएल आइटम में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, दैट विल नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड ऑन अ टाइमली बेसिस बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। क्या ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर है? हाँ सर। इनहेरेंट रिस्क क्या थी? सक्सेप्टेबिलिटी। सक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट एबीसीडी, सक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट एबीसीडी यानी किसी बैलेंस शीट, पीएनएल या डिस्क्लोजर वाले आइटम में किसी असर्शन को लेके कोई दिक्कत हो सकती है। हो सकता है सारी चीजें कंप्लीट नहीं है, हो सकता है उनकी अमाउंट गलत है। सो देयर कुड बी एनी टाइप ऑफ असर्शन। किसी भी असर्शन में अगर कोई दिक्कत है तो उसके चांसेस को क्या बोलते हैं? इनहेरेंट रिस्क बिफोर यू कंसीडर द इंटरनल कंट्रोल। जब मैं बात करता हूं कंट्रोल रिस्क की, उसका क्या मतलब है? रिस्क दैट अ मिसस्टेटमेंट, अगेन अबाउट एन असर्शन, risk that the misstatement that could occur in an assertion about a ABCD. What do you mean by ABCD? Account balance, class of transaction or disclosure that could be material individually or when aggregated will not be prevented, detected or corrected by the internal control. So you just need to have an understanding of these definition. CA final level पे वो कभी नहीं बोलेंगे कि आप ये definition हमको लिख के बताओ, but
आपको अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि इनहेरेंट रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क क्या है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इनहेरेंट रिस्क को आप चेंज कर सकते हो? मैंने कहा नहीं, इनहेरेंट रिस्क हमेशा फिक्स्ड रहती है। क्या मैं कंट्रोल रिस्क को चेंज कर सकता हूं? आंसर इज यस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे कंट्रोल्स को मैं ज्यादा इफेक्टिव बना दूं, क्या कंट्रोल रिस्क ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? फटाफट बताओ। मैं अगर अपने कंट्रोल्स को इफेक्टिव बना दूं, कंट्रोल रिस्क ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? बताना जरा। सर कंट्रोल रिस्क नीचे जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलता हूं एक एंटिटी में कंट्रोल्स आर डेफिशिएंट, मैं बोलता हूं एक एंटिटी में कंट्रोल्स आर डेफिशिएंट, दैट मीन्स द कंट्रोल रिस्क इज हायर। बट एज अ ऑडिटर, एम आई कंसर्न्ड अबाउट कंट्रोल रिस्क? द आंसर इज नो, आई एम कंसर्न्ड अबाउट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो ऑटोमेटिकली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है? इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। तो रोमम भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब दिल पे हाथ रख के बताना, अब दिल पे हाथ रख के बताना, अगर रोमम ज्यादा है, ठीक है, एंड आप ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हो, तो डिटेक्शन रिस्क कितनी चलेगी? ज्यादा या कम? ऑडिट रिस्क इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रोमम एंड डिटेक्शन रिस्क। यस सर। एंड मुझे ऑडिट रिस्क रिड्यूस करनी है टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, ताकि मैं अपना ओपिनियन दे सकूं। तो अगर रोमम ज्यादा है तो डिटेक्शन रिस्क का क्या करें? इसको भी बढ़ा दें या इसको कम करना पड़ेगा? बताना जरा। कम करना पड़ेगा, शाबाश। अब अगर हमको इसको कम करना है तो इसको कम करने के लिए तुम क्या करोगे? सर हमें टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। कम ऑन, हमें टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। तो याद है मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था? सर क्या क्वेश्चन पूछा था? इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुमको बुला रहा हूं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब भी मैं सफिशिएंसी देखता हूं, क्वांटिटी देखता हूं, अगर रोमम ज्यादा है, तुम लोगों ने सीधा सीधा बोला क्वांटिटी ज्यादा लेंगे। क्या तुमको रीजन समझ आया क्वांटिटी तुम ज्यादा क्यों ले रहे हो? इनडायरेक्टली आप सब पता है क्या कह रहे थे? हमें अपनी डिटेक्शन रिस्क को कम करना है, डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए टेस्टिंग ज्यादा करेंगे, ऑडिट एविडेंस ज्यादा इकट्ठा करेंगे। क्या आपको थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ इस चीज को लेके? फील आई तो बताना, वरना छोड़ दो भाई, फिर कोई फायदा ही नहीं है। फील आए तो बताना, जल्दी से बताओ। मैंने तुमको क्वांटिटी में पूछा, मैंने कहा था तुम कॉमन सेंस से आंसर दो, मैं तुमको आगे बता दूंगा। अब मैंने आगे बता दिया तो तुमने पहले ही सही जवाब दे दिया था, बट तुमको ना ये नहीं पता था कि तुम्हारे माइंड ने क्या चीज को कैसे लिंक करके किया। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। हम अपनी ऑडिट रिस्क को कम करना चाहते हैं, तो जब एक ज्यादा है दूसरा ऑटोमेटिकली कम होना चाहिए। जब वो कम होगा तभी हमारा काम बनेगा। फील आ गई सर, फील आ गई। क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्लैप फॉर योरसेल्फ। सारे बच्चे अपने लिए तालियां बजा दो भाई साहब। आ गया मजा? यस सर। सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो रिस्क है, दिस कैन एग्जिस्ट एट 2 लेवल्स। सर ये 2 लेवल क्या होते हैं? एक तो ये जो रिस्क है ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैली हुई है, दैट मीन्स इट इज अफेक्टिंग मैनी असर्शन। याद है इंटर में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आते थे कि ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ये परवेसिव है या नहीं। तो जब कोई चीज परवेसिव होती है ना, मतलब वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है। या फिर आप कह दो असर्शन लेवल। असर्शन लेवल का क्या मतलब है? किसी इंडिविजुअल बैलेंस शीट आइटम को, किसी इंडिविजुअल पीएनएल आइटम को, किसी इंडिविजुअल नोट्स टू अकाउंट्स को। तो जब ये इंडिविजुअल आइटम्स को अफेक्ट करे तो हम बोलते हैं असर्शन लेवल। अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। इज दिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर? यस सर। हम ये असर्शन लेवल पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्यों देखते हैं? सो दैट हमको पता चले कि हमको कितने ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब होता है टेस्टिंग, बट इसकी भी मैं आपको क्लैरिटी और ज्यादा डिटेल में दूंगा इन द कमिंग क्लासेस। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। डिटेक्शन रिस्क मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। रिस्क कि जो ऑडिटर प्रोसीजर्स कर रहा है उससे वो मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा।
ठीक है, एंड दैट्स ऑल फ्रॉड डिटेक्शन रिस्क। समझ गए? समझ गए सर। अब बताओ सर, आप हमको नेक्स्ट चीज क्या पढ़ाने वाले हो? मैंने कहा मैं तुमको कुछ नहीं पढ़ाने वाला, जो हमने स्टार्ट किया था ना उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यानी वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। पानी के 2 घूंट लगाओ, नाउ वी आर गोइंग टू रैप अप द क्लास। ठीक है, प्लेन उड़ चुका है और बस अब हमको लैंडिंग करनी है। लैंडिंग करने के लिए आई नीड योर गुड अटेंशन सो दैट एकदम बढ़िया मजा आ जाए। ठीक है, जल्दी से पानी के 2 घूंट लगाएंगे एंड वी विल रैप अप टुडेज क्लास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। समेटेंगे अब चीजों को, अब चीजों को समेटेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने आज किया तो किया क्या। आ जाओ फटाफट। आ गए? आ गए सर। सबसे पहले जब मैंने कहा हम ऑडिट करेंगे तो ऐसे कौन सा था सर? ऐसे 200। ये तो सर याद ही नहीं हुआ कि 200 कैसे याद रहेगा। मैंने कहा बहुत सिंपल है, ये 00 नहीं, ये ओ है। ओ का क्या मतलब था? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अब सर ये इंडिपेंडेंट कैसे होता है ये आपको मैं प्रोफेशनल एथिक्स में सिखाऊंगा, एकदम डिटेल में बताऊंगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑडिटर बस ये याद रखना कैसा हो? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर उया, एंड ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे होगा? व्हेन यू कंडक्ट योर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसको हम प्यार से बोलते हैं कासा। तो इसको हम दोनों को साथ में क्लब करते हैं तो क्या बन जाता है? उया कासा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। आपको ये समझ आ गया ओ से स्टार्ट क्यों करना है? क्योंकि यहां पे भी इन्होंने ओ ही लिख रखे हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसका? ऑडिटर नहीं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अच्छा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको संतुष्टि चाहिए, हमको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस। हम एब्सोल्यूट नहीं ले सकते। क्यों रीजनेबल अश्योरेंस? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। रीजनेबल अश्योरेंस मिलती कैसे? जल्दी से बोलो। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस से। वेरी गुड। सफिशिएंसी का क्या मतलब था? क्वांटिटी। एप्रोप्रिएटनेस का क्या मतलब था? क्वालिटी। क्वांटिटी किन चीजों पे डिपेंड करती है? सर 2 चीजें थी, याद नहीं आ रही। मैंने कहा ध्यान से सोचो। एक चीज क्वांटिटी को बढ़ाती है, एक क्वांटिटी को कम करती है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो क्वांटिटी ज्यादा लगेगी, और क्वालिटी ज्यादा है तो क्वांटिटी कम लगेगी। जो एप्रोप्रिएटनेस है उसका क्या मतलब था? क्वालिटी। इसका मतलब क्या था? रेल का क्या मतलब था? रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। दीज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर इन योर नोट्स। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज को लेके चाहिए? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। नहीं सर, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, एंड दिस कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एक बार रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई तो फिर आप क्या एक्सप्रेस करोगे? सर हम ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। ओपिनियन किस चीज को लेके? अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने आपको बोला कि जो आपकी आंसर शीट है, जो आपकी आंसर शीट है उसमें गलती नहीं है, यानी आंसर शीट मार्किंग स्कीम के हिसाब से बनी है। इधर देखो, मैं आपसे एक बार नॉर्मल सवाल पूछूंगा, कोई रट्टा नहीं लगाएगा, बस दिमाग लगाएंगे। मैंने आपको बोला बच्चे की आंसर शीट सही है, यानी उसमें गलती नहीं है। अगर मैं बोलता हूं गलती नहीं है, कैन आई से इन इंग्लिश दैट द आंसर शीट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द मार्किंग स्कीम? यस सर। तो इफ आई एम सेइंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मार्किंग स्कीम क्या थी? एप्लीकेबल एफआरएफ। तो अगर मैंने बोला देयर इज नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मींस in other words I can give an opinion that the financial statements have been prepared in all material respects as per the applicable FRF. So next part यही है, जब आपने बोला material misstatement नहीं है तो आप in other words क्या कह सकते हो? that the financial statements are prepared in all material respects as per the applicable FRF. आपने खुद बोला ना डिफरेंस नहीं है। हाँ सर डिफरेंस नहीं है, तो बोल दो ना फिर उसी हिसाब से बने हैं, शर्माते क्यों हो? अच्छा ये ओपिनियन में जेब में डाल के घर ले जाऊं? नहीं सर, इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो ओपिनियन को क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। ये जो मैं भी अपने इसमें डायग्राम बना रहा हूं ना, ये आपने भी बना के चलने ताकि आपके माइंड में मैपिंग हो सके। रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर। ये जो नोट है अभी इसको आप इग्नोर कर सकते हो, हमने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करी। एप्लीकेबल एफआरएफ क्या होता है? बहुत छोटी सी डेफिनेशन है।
दिस इज अ एफआरएफ विच इज अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट, जिसको वो यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, प्लस इट शुड बी एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोई लिस्टेड एंटिटी है तो उसके लिए इंड एस एक्सेप्टेबल है, कोई अनलिस्टेड एंटिटी है तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है। सो इट शुड बी अडॉप्टेड एंड एक्सेप्टेबल। अब दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, ये आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, जस्ट टेक एन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम मी। आप खुद ही बता देना, चलो ठीक है, आप खुद बताना कौन सा फ्रेमवर्क होगा, मैं आपको ना वो बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक फ्रेमवर्क है जो कहता है कि आपको कंप्लायंस तो करनी है, आपको कंप्लायंस तो करनी है, यानी जो आपका शेड्यूल 3 वगैरह कहते हैं वो सब तो आपने फॉलो करना ही है। साथ ही साथ अगर आपको लगे फेयर प्रेजेंटेशन के लिए आप एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, बस वी आर अबाउट टू रैप अप। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस you can also depart from the FRF। सर डिपार्ट फ्रॉम द FRF मींस आप कुछ चीजें इग्नोर भी करके चल सकते हो फॉर द फेयर प्रेजेंटेशन, बट ये डिपार्ट फ्रॉम द FRF दिस विल हैपन ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। जल्दी से बताओ ये कौन सा FRF होगा, फेयर प्रेजेंटेशन या कंप्लायंस वाला? फटाफट बताओ कौन सा FRF होगा जो कहता है कंप्लायंस तो कर लेना बट अगर जरूरत पड़े तो कुछ एडिशनल भी डाल देना और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कुछ माइनस भी कर देना। विच FRF डू यू थिंक विल गिव दिस लिबर्टी? सर ऑब्वियस सी बात है कंप्लायंस तो नहीं होगा, क्योंकि कंप्लायंस कहते हैं गधे की तरह काम करना है, जैसा FRF करे वैसे ही करना है। ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है जो कहता है आप कंप्लायंस तो करो, साथ ही साथ कुछ एडिशनल भी कर सकते हो और कुछ माइनस भी कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट विच इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहता है कंप्लायंस तो करेंगे, साथ ही साथ फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए यू कैन गिव एडिशनल डिस्क्लोजर्स एंड इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज यू कैन ऑल्सो डिपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। तो आप प्लस माइनस करके चल सकते हो। कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या कहता है? गधे की तरह काम करो, यानी आप कंप्लायंस करो बट प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट कंटेन द एक्नॉलेजमेंट्स इन 1 and 2 अबव, आप कुछ एडिशनल या सब्सट्रैक्शन नहीं करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, बैलेंस शीट और P&L। बैलेंस शीट का क्या मतलब है? एंटिटी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस, इसको आप कह सकते हो एंटिटी के एसेट्स और एंटिटी की लायबिलिटीज एट अ पॉइंट इन टाइम। चेंजेस देयर इनका क्या मतलब है? आपके P&L की बात हो रही है। सो दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की पिछले साल क्या हुआ। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार ध्यान से समझना, जो आपको रिवाइज करके आना है। मैं टॉपिक्स मार्क करा रहा हूं। हाँ जी मित्रों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सर कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने इंटर की एक फास्टर रिवीजन करी है, दैट्स इट, जिसको आप कह सकते हो इंटर मास्टर क्लास। हमने आज सबसे पहले ऐसे 200 का नाम समझा, उसके बाद हमने समझा कि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। रीजनेबल एश्योरेंस लेना, एक बार रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है तो हम अपना ओपिनियन दे पाएंगे। ओपिनियन के लिए हम रिपोर्ट करके चलते हैं। फिर आपने बस इस पहले वर्ड को पकड़ना है, आपका पूरा फ्लो बन जाएगा ऐसे का। रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब होता है वो टॉपिक आप रिवाइज करेंगे। हम रीजनेबल एश्योरेंस क्यों ले रहे हैं, एब्सोल्यूट क्यों नहीं, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग पढ़ लेना। इनहेरेंट लिमिटेशन से लड़ने के लिए क्या हथियार है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के जस्ट नीचे क्या पड़ा? प्रोफेशनल जजमेंट। बस आपने इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करके आना है, दैट्स इट। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यूं ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते।